230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से चलाया जाए तो क्या होगा। और आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा फोटो अपने लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। फोटो नहीं लगाते आप लोग, फोटो अपना अपना लगा लीजिए। तो क्या होगा, 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दे तो क्या होगा, है ना। तो मोटर आपका चलेगा, है ना, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, उसका एफिशिएंसी कम रहेगा और एक तो चलेगा तो स्पार्क करेगा, और हम अगर लंबे समय तक चलाते हैं तो वो जल भी सकता है ना। तो ऑप्शन के अनुसार जो है आपका इसमें होगा कम इफिशियंसी यानी कम दक्षता और अधिक स्पार्क के साथ चलेगा। तो आगे देखते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर द्वारा विकसित तार किसके बराबर होता है। तो स्टेटर आउटपुट और रोटर कॉपर लॉस का जो अंतर होता है वही होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो है डेवलप टार्क। उसके बाद थ्री फेज मोटर के स्टेटर में उत्पन्न हुआ मैग्नेटिक फील्ड डैश पर गतिमान होता है। तो यह है सिंक्रोनस स्पीड पर जो है वह गतिमान होता है। इन्होंने तुल्यकालिक और रोटर गति लगाया जो गलत है। आगे देखेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के प्रचालन का सिद्धांत बहुत उच्च निम्नलिखित के समान है। जो ऑप्शन दिया है क्या है, दो लिखा है, जो ये मिस प्रिंट है, दो 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 हो गया है, यानी कि तीनों यानी लगभग जो है आपका इसमें जाएगा ट्रांसफार्मर का ऑप्शन होना चाहिए। थ्री फेज ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल। थ्री फेज मोटर का स्टार्टिंग तार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो थ्री फेज मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क है, हम रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो उसका स्टार्टिंग टार्क को हम बढ़ा सकते हैं। तो रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर हम स्टार्टिंग टार्क को बढ़ा सकते हैं। आगे है थ्री फेज मोटर पर एक कलायन यानी एक कलायन यानी होता है सिंगल फेजिंग हो गया है ना, का क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वह मोटर के स्टार्टिंग के समय घटित होता है। तो वह मोटर क्या होगा कि आपका सामान्य रूप से चलेगा, लेकिन जैसे ही वो लोड से जोड़ेंगे उसको तो वह या तो बंद हो जाएगा या लोड ही नहीं उठाएगा, है ना। तो ऑप्शन के अनुसार कलायन मतलब फेज हुआ सर। हाँ बोलिए। कलायन मतलब फेज हाँ वही। सामान्य रूप से चलेगी परंतु भार नहीं उठाएगी। आगे देखिए कर है एसी जनरेटर में आर्मेचर का कोर बना होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सिलेक्ट है करेक्ट आंसर वो गलत है। यह इस्पात जो है सही है, नरम लोहा नहीं होगा, इस्पात होगा। एसी मोटर की तुलना में डीसी मोटर के प्रयोग वहां वरीयता दी जाती है जहां गति नियंत्रण की विस्तृत प्राप्त आवश्यक होती है। डीसी जनरेटर के मामले में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है तो वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस जो होगा, वेरिएबल लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस जब आपका बराबर हो जाएगा तब उस कंडीशन में जो है जनरेटर का जो एफिशिएंसी होगा वह बहुत अच्छा होगा। डीसी जनरेटर क्षेत्र के आर्मेचर को परतदार बनाया जाता है। तो डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है उसको जो है हम लोग लेमिनेटेड इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो है भंवर धारा लॉस जो है यानी ईडी करंट लॉस जो है वो कम हो जाए। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य है, देखिए डीसी जनरेटर का जो मेन उद्देश्य है वो एसी को क्या करता है डीसी में बदलता है ना। तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य जो है वो एसी को डीसी में बदलना है। डीसी जनरेटर में कौन सी लॉस भार के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। तो कॉपर लॉस है ना, कॉपर लॉस जो है भार के साथ साथ कम ज्यादा होती रहता है। आयरन लॉस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डीसी जनरेटर में ब्रशेज के जल्दी घिस जाने का कारण हो सकता है।
तो इनमें से कोई नहीं, जितना भी है ब्रशेज जल्दी उसी कंडीशन में घिस जाएगा जब हम उस कम्यूटेटर पर जो है पूरा कस के यानी प्रेशराइज टाइट करके रखेंगे तो अभी ब्रश जो है जल्दी घिस जाएगा। डीसी मशीन में आयरन लॉस निम्नलिखित में होता है, तो आर्मेचर रोटर में जो है आपका आयरन लॉस होता है। डीसी मोटर को निम्नलिखित द्वारा सरलता से पहचाना जा सकता है। तो डीसी मोटर को जो है हम आसानी से पहचान सकते हैं कब, तो हम देखेंगे कि वह उसमें कम्यूटेटर है तो वह डीसी मोटर या डीसी जनरेटर है। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र है ईबी यानी बैक ईएमएफ इक्वल टू 5 ZNP बाई 60/8। तो आपका होगा ईबी इक्वल टू 5 ZNP बाई 60 इंटू 8। डीओल स्टार्टर में लगी हुई बहुफेजीय इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट किसके द्वारा बचाया जा सकता है, तो बैकअप फ्यूज के द्वारा हम शॉर्ट सर्किट बचा सकते हैं। आईएसओ का तात्पर्य है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है, तो इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग। क्या होता है कि हम सेटिंग कम कर देंगे, लोड ज्यादा दे देंगे तो वह क्या ट्रिप कर जाएगा। अब केंद्रीय स्विच का उपयोग सामान्यतः किया जाता है, तो आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग जो है आपको कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में कंपलसरी है, जरूर उसमें होगा ही। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, तो जर्मेनियम। इसमें से जो है जितने भी क्वेश्चन है सब आप लोग रटे होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है। अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किया जाने वाला एक्साइटर वोल्टेज डैश होता है, तो आपका लो डीसी होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्साइटर का प्रयोग, जो एक्साइटर जो सप्लाई होगा वह केवल डीसी ही हो सकता है और वह 110 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट के नीचे ही हो सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता है ना। अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, तो वीआर यानी वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू वोल्टेज नो लोड माइनस वोल्टेज फुल लोड बाई वोल्टेज फुल लोड इनटू 100। इस सूत्र से हम जो है वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं किसी भी अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर की आउटपुट डैश को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोगों को कांस्टेंट रखने के लिए हम अल्टरनेटर का जो है घूर्णन गति को रेगुलेटर से या जिससे भी है कंट्रोल करते हैं। आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर में होने चाहिए, तो डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडक्शन मोटर निम्नलिखित पर चलती है, तो यह जो है आपका इंडक्शन मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर चलती है। इंडस्ट्रियल उपयोग हेतु सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाली एसी मोटर है 3 फेज इंडक्शन मोटर। अभी जो है इतना क्वेश्चन में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, मतलब या नहीं पता है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कुछ क्वेश्चन है तो मतलब ये थोड़ा सा नॉमिकल जो समझ में नहीं आ रहा था। पर एक तो मेरा गलती हो गया तो ये एक 3 फेज 6 पोल प्रेरण की तुलनीय गति पर चलती है, नॉमिकल में दिक्कत हो। देखिए जो सिंक्रोनस मोटर है वह सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है, लेकिन जो इंडक्शन मोटर है वह सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम स्पीड पर चलता है ना। सर दिख नहीं रहा सर, ब्लैक दिखता है। हेलो हेलो
आवाज आ रही है सर? अरे ये ना, चलिए आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल उपयोग हेतु सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाली। बोलिए सर। हाँ हेलो हेलो, सेलिंग आ रहा। आपका आवाज साफ नहीं आ रहा है, बोलिए। हेलो हेलो, सर हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन है? आवाज आ रही है? नहीं सर, बोलिए आगे बताइए सर। ठीक है, आगे देखते दिख हैं। नहीं रहा, दिखा नहीं रहा। तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम। एक 3 फेज 6 पोल इंडक्शन दिखा नहीं रहा है। हाँ हेलो, एक 3 फेज 6 पोल इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड होगा, यानी कि एनएस निकालने के लिए कह रहा है, तो यह 1000 आरपीएम होगा। इसका निकालने का सूत्र आप लोगों को पता है कि नहीं? यस सर, पता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो यह एक अश्व शक्ति कितने बराबर होता है? 746 वाट, है ना। एक कला मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदलकर नहीं किया जा सकता है, तो रिपल्शन मोटर जो है उसका जो घूर्णन दिशा है हम सप्लाई को बदल के नहीं कर सकते हैं, है ना। एक 4 पोल डीसी मोटर में जो है वैकल्पिक पोल जो होता है वह नॉर्थ और साउथ पोल होता है। एक डबल केज इंडक्शन मोटर में होता है, तो रोटर में क्या होता है? 2 पैरेलल वाइंडिंग होता है। एक परिपथ में कितने पावर जो है पॉइंट दी जा सकती है? देखिए यह जो क्वेश्चन है सब मिक्सिंग क्वेश्चन है, मिक्सिंग क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। आप लोग का स्पेशल जितने चैप्टर थे वो सभी चैप्टर खत्म हो गया है, यह मिक्सिंग क्वेश्चन है सभी में, है ना। तो एक परिपथ में कितने पावर पॉइंट दी जा सकती है? तो 2, है ना। एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। एक फेज मोटर का घूर्णन वाला भाग कहलाता है, तो रोटर कहलाता है ना। जो घूमेगा वो रोटर कहलाएगा। एक सक्रिय घटक कौन सा है? तो अखिलेश कुमार आप म्यूट हो जाइए। एक सक्रिय घटक जो है इसमें से जो है ट्रांजिस्टर है, जितने भी जो दिख रहा है जो आगे है। एक स्लिपिंग इंडक्शन मोटर की उतना ही रेटिंग वाला स्क्वायरल केज मोटर से तुलना किस प्रकार से की जा सकती है? तो देखिए स्लिपिंग इंडक्शन मोटर जो होगा उसी रेटिंग का अगर हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर खरीदने जाए तो स्क्वायरल स्लिपिंग इंडक्शन मोटर जो है महंगा मिलेगा और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर सस्ता मिलेगा, है ना। एकल लूप जनरेटर की निर्गत वोल्टेज क्या होती है? तो स्पंदित एसी ओपन कॉइल बाइंडिंग प्रयोग ली जाती है, तो एसी जो है आपको ओपन बाइंडिंग जो किया जाता है आपका वह केवल एसी में किया जाता है ना। एसी मोटर में किया जाता है। क्या मापने के लिए मेगर को बनाया गया है? तो मेगर को बनाने के लिए हम लोग क्या बनाया गया है? बहुत हेवी रेजिस्टेंस, मतलब उच्च रेजिस्टेंस को मापने के लिए मेगर को बनाया गया है। मेगर कहाँ बना सबसे पहले? मेगर जो है सबसे पहले जापान में बना, है ना।
करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है उत्पन्न प्रभाव से। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग टार्क होता है, तो उसका जो टार्क होता है जो निर्धारित टार्क से जो है ज्यादा होता है, अधिक होता है। किस प्रकार के डीसी मशीन में अवशिष्टा मैग्नेट की जरूरत है? तो देखिए डीसी मशीन में रेसिडुअल मैग्नेट, सेल्फ जो है एक्साइटेड जितना जनरेटर है उसमें आपको रेसिडुअल मैग्नेट चाहिए, नहीं तो आपका जो सप्लाई है आउटपुट जो वोल्टेज है वह नहीं दे पाएगा। सेपरेटली एक्साइटेड में कोई रेसिडुअल मैग्नेट की आवश्यकता नहीं है। परमानेंट मैग्नेट टाइप मोटर में भी जो है आपको कोई रेसिडुअल मैग्नेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सेल्फ एक्साइटेड मशीन में जो है आपको रेसिडुअल मैग्नेट चाहिए आउटपुट जो है सप्लाई के लिए। किस प्रकार के डीसी मशीन में अवशिष्ट मैग्नेट की जरूरत है? हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है किसी डीसी जनरेटर के वोल्टेज को डैश के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग उसका जो वोल्टेज है बढ़ा सकते हैं, स्पीड को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। किसी पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बढ़े हुए स्टार्टिंग टार्क को प्राप्त किया जाता है। तो डबल केज रोटर का प्रयोग करके जो है हम लोग पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो है हम लोग ज्यादा टार्क जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी हो तो फ्लक्स को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाते हैं तो उसका ईएमएफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। देखिए कह रहा है स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सीरीज रेजिस्टेंस में आप लोग यहाँ देखे होंगे जो प्रैक्टिकल किया होगा रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर से जो हम लोग मोटर चलाए तो उसमें सीरीज में देखे होंगे कि रजिस्टर लगा हुआ था, है ना। तो रजिस्टर बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग करंट क्या होगा? कम हो जाएगा, जिससे आपका मोटर जो है नहीं जलेगा। और जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ लेगा तो हम लोग स्टार्टिंग करंट रेजिस्टेंस जो है कम करते जाएंगे और मोटर हमारा अच्छा स्पीड से चलना शुरू कर देगा, है ना। मोटर हमारा अच्छा से चलना शुरू कर देगा, मतलब जलेगा नहीं। इसलिए पर किसी ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को यानी स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए सीरीज में रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि इफिशियंसी कब अधिक होगी? जब लॉस कम होगा तो इफिशियंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना। तो किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि लॉस कम हो जाएगा। कोरोना का प्रक्षेपण निम्न पर होता है, तो कोरोना का प्रक्षेपण केवल एसी पर ही होता है, हम लोग को पता है। और बहुत हाई कोरोना का मतलब नहीं समझता। हेलो हेलो, आपका यह वाला जो अभी प्रेजेंट में जो कोरोना है यह कोरोना नहीं। क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन। कोरोना संभावित कौन सा नियम बताता है कि कोरोना डिफाइन कर दिया सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य के बराबर होता है? तो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो बताता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में सभी वोल्टेज ड्रॉप जो होता है उसका योग शून्य के बराबर होता है। तो इसका जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम, उसको कौन सा नियम भी बोलते हैं? किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी बोलते हैं, है ना। इसमें से आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर।